अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपनी पार्टनरशिप रिटायरमेंट बीकॉम पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मेथड को कैसे डील किया जाता है पार्टनरशिप रिटायरमेंट में। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1:2:2। देयर लास्ट बैलेंस शीट इज़ एज अंडर। 1:2:2 का मतलब आप लोग जानते हैं कि सर 1/5 रेशो बन जाएगा पहले पार्टनर का, दूसरे का 2/5 और तीसरे का भी 2/5 बन जाएगा। बैलेंस शीट में कैश इनका गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल गिवन है 50,000 एंड अलाउंस और बैड डेट 2,000, यानी कि 50,000 लोगों से लेना है, लेकिन 2,000 रुपये पर डाउट है कि वो पैसा मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट की जो नेट वैल्यू है वो 48,000 है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 32,000 बताई हुई है, इक्विपमेंट 80,000, बिल्डिंग है, टोटल एसेट्स 5,50,000 के। इक्विटीज़ में अकाउंट पेबल आ रहे हैं, लोन पेबल आ रहे हैं, ए का कैपिटल, बी का और सी का। तो दोनों साइड का टोटल बराबर है 5,50,000 से। ऑन 30 सितंबर मिस्टर ए सर्व्ड अ नोटिस टू ऑल पार्टनर्स फॉर विड्रॉल ऑफ हिज कैपिटल। मिस्टर ए ने यानी कि फर्स्ट पार्टनर ने 30 सितंबर पे तमाम पार्टनर्स को जो है एक नोटिस सर्व कर दिया है कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, विड्रॉल ऑफ हिज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। ऑल द थ्री पार्टनर्स एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स को हमारे मिस्टर ए के जाने से पहले, रिटायर होने से पहले उनकी दोबारा वैल्यू लगाई जाएगी। देखिए दोबारा वैल्यू लगाने का जो ये एक लॉजिक है, जो तरीक़ेकार है, वो कुछ यूँ है। वो इसलिए भी है कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है तो एक रिटायर होने वाले पार्टनर के जाने से पहले उसके अंदर जितना अगर गेन हो गया है एसेट्स की वैल्यू में, लैंड में, बिल्डिंग में, इनकी वैल्यू में अगर इजाफा हो चुका है, तो वो गेन जो है वो जाने वाला पार्टनर गेन के पैसे भी साथ में लेकर जाए। ऐसा ना हो कि वो चला जाए और तमाम चीज़ों में जो वैल्यू बढ़ गई थी उसका सिर्फ जो है फ़ायदा उठा लें बकाया दो पार्टनर जो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि अगर रिटायर होने वाला पार्टनर जा रहा है और उसके जाने से पहले हमारे कुछ एसेट्स की वैल्यूज़ डाउन हो चुकी हैं, हमारी लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, मशीन की वैल्यू वगैरह वगैरह, उनमें बहुत ज़्यादा जो है कमी वाक़ई हो गई है। तो कमी आ गई तो वो नुकसान जाते जाते हमारा रिटायरिंग पार्टनर वो नुकसान भी अपने साथ, वो नुकसान की भरपाई करता हुआ जाएगा, जो नुकसान का पार्ट उसके हिस्से में आएगा। ठीक है, तो गेन भी अगर होगा रिवैल्यूएशन में तो गेन का हिस्सा भी जाने वाला पार्टनर अपने साथ पैसे लेके जाएगा गेन के, और अगर लॉस होगा तो लॉस में अपने पैसे कटवा के जाएगा। बस ये इसमें हमारे पुराने वाले पार्टनर्स को जो है वो बचाने के लिए, इनफैक्ट रिमेनिंग पार्टनर्स को बचाने के लिए जो है ये रिवैल्यूएशन की जाती है हाथ क्या। उसके बाद फिर जो भी पैसा बनता है वो पैसा हमारे रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 में है असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर का मतलब क्या है कि एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर दूसरी बताई जा रही है कि क्या वैल्यू हो गई है। पॉइंट नंबर 1, दी एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल विल बी 3,000। एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल 3,000 होंगे। इसका मतलब जो पैसा हमारा डूबेगा, जो पैसा नहीं मिलने वाला है, उसकी वैल्यू 3,000 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट 2,000 का। 2,000 का मतलब क्या है कि पहले से हमारे रिकॉर्ड में 2,000 लिखा हुआ है कि 2,000 डूबेगा। तो पता ये लगा कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल की जो अलाउंस फॉर बैड डेट उस पर क्रिएटेड है ऑलरेडी, वो 2,000 रुपीज़ का है, यानी कि पहले से पार्टनरों ने 2,000 रुपये पे डाउट करके रखा हुआ है। लेकिन अभी रिवैल्यूएशन के अंदर हमें बताया जाता है कि अनकलेक्टेबल यानी जो पैसा डूबेगा वो 3,000 रुपये हमारा डूबेगा। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि 2,000 रुपये हमें, हमारा ख़दशा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमारा डाउट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 3,000 रुपये डूबेगा। तो हमें यहाँ पर 1,000 रुपये से अपने अलाउंस फॉर बैड डेट को एडजस्ट करने की, मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात अब यहाँ पर मैं ये करूँगा एंट्रीज़ बनाने से पहले, क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर 1 में एंट्रीज़ हमें कही गई हैं कि रीवैल्यूएशन के नतीजे में हमें गेन भी हो सकता है और रीवैल्यूएशन के नतीजे में हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमें रीवैल्यूएशन के नतीजे में गेन होता है तो उस गेन को रीवैल्यूएशन के अकाउंट में लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। और अगर हमें रीवैल्यूएशन के नतीजे में लॉस होता है तो उस लॉस को भी रीवैल्यूएशन
के अकाउंट में लिखा जाएगा और वो भी डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। यानी रीवैल्यूएशन के नतीजे में हमें गेन हो जाए या लॉस हो जाए तो उन दोनों को ही रीवैल्यूएशन के अकाउंट का नाम दे के लिखेंगे और उनकी साइड्स, हमें साइड का ख्याल रखना होगा। अगर हमें गेन रखना है रीवैल्यूएशन के अकाउंट में तो गेन को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और अगर हमें लॉस रखना है तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारा डाउट 2000 से तो बना हुआ ही है, हमें बोला जा रहा है भाई 3000 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 2000 से तो बना हुआ, बस 1000 से बनाकर इसको बढ़ा दो। तो हम ये सोचेंगे कि हमारा जो है वो लॉस हो रहा है, ये गेन हो रहा है। हमारे बैड डेट का डाउट का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, तो एंट्री नंबर 1A है ये हमारे लिए, एंट्री नंबर 1A है और इसमें हमें नुकसान हो रहा है रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट बाय 1000 और हम अपने अलाउंस फॉर बैड डेट, क्योंकि वो कॉन्ट्रा है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को करेंगे 1000 से क्रेडिट। और ये 1000 कैसे आया ये हमें शो कराना होगा कि 3000 का कहा जा रहा है कि डाउट होना चाहिए 2000 से, तो पहले से ही बना हुआ, उनके कहने से पहले ही बना हुआ है, तो इसलिए हमने 1000 से इंक्रीज़ कर दिया अपना डाउट। तो हमारा डाउट अब पहुंच चुका है 2000 से बढ़कर 3000 पर आ चुका है एज़ पर द सिचुएशन। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन चुकी है 1A। 1B पे आते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री विल बी 28,000 रुपीज़। यहाँ बताया जा रहा है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 28,000 रुपये की होगी अब, यानी कि ऊपर जो वैल्यू दी हुई है पुरानी वाली वो है 32,000 की, नीचे कहा जा रहा है कि रिवैल्यूएशन के बाद हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू तो 28,000 मार्केट वैल्यू अब है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो हम 1B एंट्री में लॉस, तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट को अगेन हमें डेबिट करना होगा। सर 28,000 बोली जा रही है कि वैल्यू बची है इसकी और हमारे पास 32 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4,000 रुपये से हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन हो गई है। तो नुकसान था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया और हमारा एसेट उसकी वैल्यू गिर गई है, तो उस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नामी एसेट की वैल्यू कम करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना होगा 4,000 से। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। अब ये 4,000 कैसे आया है सर? 4,000 ऐसे आया है कि 32,000 में से आपने माइनस करा दिया 28,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये 4,000 का अमाउंट आया है, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने खुद से लिखा है। 1B के बाद है 1C, इक्विपमेंट विल बी 90,000। इक्विपमेंट की वैल्यू 90,000 होगी, ऊपर लिखी हुई 80,000, नीचे कहा जा रहा है कि अब 80 नहीं है 90 है। तो हमें दिखाई दे गया कि 10,000 का गेन आ रहा है, रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है, तो हमें इसको क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट में, रीवैल्यूएशन के अकाउंट में हमने इस गेन को लिखना है। सर गेन कितना हुआ? ऊपर 80,000 था, नीचे बोलते 90,000 हो गया, तो गेन हो गया है 10,000 का हमारा। ठीक है, और गेन का मतलब ये है कि हमारे इक्विपमेंट की वैल्यू में इंक्रीज़ आया है। इक्विपमेंट हमारा एसेट है और एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ आता है तो हमें उसको डेबिट करना होता है। तो हमने इक्विपमेंट को कर दिया डेबिट बाय 10,000। अब ये 10,000 कैसे आया है नीचे बताना पड़ेगा आपको कि सर 90,000 जो अब वैल्यू हो गई है उसमें से पुरानी वैल्यू 80,000 माइनस कराई तो हमें गेन पता लग चुका कि गेन हमारा 10,000 का हुआ है। इस तरीके से हमें गेन मालूम हुआ। 1C के बाद है 1D। 1D में लिखा है बिल्डिंग विल बी ऑफ 2,50,000। बिल्डिंग अब से होगी 2.5 लाख की, ऊपर लिखी हुई है 2 लाख की वैल्यू, अब 2.5 लाख की वैल्यू हो गई, तो हमारे बिल्डिंग नामी एसेट तो बढ़ गया। तो बिल्डिंग हमारा 50,000 रुपये से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और दूसरी बात, ये बिल्डिंग का वैल्यू का बढ़ना हमारे लिए एक तरह का गेन है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन को रखेंगे क्रेडिट साइड पर। ठीक है जी, और ये 50,000 की वैल्यू कैसे आपको आई, कैसे आपको मिली, तो आप क्या बताएंगे? सर 50,000 की वैल्यू ऐसे चलेगी कि 2.5 लाख में से हमने माइनस करा दिया 2 लाख, तो 2.5 लाख में से 2 लाख को माइनस करा दिया आपने, तो आपके पास गेन का अमाउंट आ गया 50,000। तो ये 1D वाली भी एंट्री पास हो गई। तो पॉइंट नंबर 1A, 1B, 1C और 1D, ये चारों पॉइंट रिवैल्यूएशन के हवाले से थे, चारों हो गए हैं। ठीक है,
अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में गुडविल की बात कर रहे हैं और थर्ड पॉइंट में पेमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब रीवैल्यूएशन का मामला ख़त्म। अब हमें एक काम कर लेना चाहिए कि थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि रीवैल्यूएशन का कितना गेन जमा हुआ, कितना लॉस जमा हुआ, उसको यकजा करके फैसला करते हैं कि रीवैल्यूएशन के नतीजे में फाइनली हमें क्या हुआ। गेन हुआ तो गेन तमाम पार्टनरों में बांट देते हैं, लॉस हुआ तो लॉस भी तमाम पार्टनरों में बांट देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री में हमें रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ था। ठीक है, तो मैं एक आम सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। रीवैल्यूएशन का पहली एंट्री में लॉस हुआ हमें 1000 रुपये का, तो माइनस में 1000 लिख रहा हूँ क्योंकि ये लॉस था। इस दूसरी एंट्री में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पर आया तो 4000 का लॉस हुआ था, तो रीवैल्यूएशन लॉस 4000 का था, तो यहाँ पर भी 4000 को मैं माइनस में लिख रहा हूँ। 1C में हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आया था 10,000 का, तो रीवैल्यूएशन का गेन मैंने शो कराया और प्लस में शो कराऊंगा गेन है तो ठीक है। और 1D के अंदर भी हमारे पास गेन आया था, तो रीवैल्यूएशन गेन हमारा आ गया, वो भी 50,000 का। प्लस में जो गेन है उनको प्लस में लिख रहा हूँ। अब ज़रा मैं इन चारों का सम अप कर लेता हूँ। गेन में लॉसेस के अमाउंट्स को मैं कट कर देता हूँ तो मुझे बचता है 55,000 का गेन, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो ही बच जाएगी। सर आप देख सकते हैं कि 10 और 50 60,000 का तो गेन हुआ था, 4 और 1 5,000 का लॉस हुआ था, तो आपका गेन ज़्यादा है तो 55,000 का गेन रीवैल्यूएशन गेन बच गया है। और ये गेन जो है डिवाइड कर दिया जाएगा हमारे तीनों पार्टनरों में। ठीक है, तो किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा वो रेशो हम यहाँ लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1:2:2, यानी 1/5, 2/5 एंड 2/5। इस रेशो में इस गेन को तकसीम कर देते हैं, तो मिस्टर ए का जो शेयर बनेगा वो 55,000 पर मल्टीप्लाई बाय 1/5 से बनेगा। मिस्टर बी का जो शेयर बनेगा वो 55,000 पे मल्टीप्लाई बाय 2/5 से बनेगा। मिस्टर सी का जो शेयर बनेगा वो 55,000 पे मल्टीप्लाई बाय 2/5 बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर बनेगा 11,000 मिस्टर ए का शेयर, बी का बनेगा 22,000, सी का बनेगा 22,000। तो अब आप जब यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ आपने जो 55 का गेन था वो तकसीम कर दिया। तो 55 का गेन तकसीम हो गया। अब इसकी एंट्री बनाएंगे हम कि तमाम पार्टनरों में गेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखें ये एंट्री बनाने का सिंपल तरीका है। आप ये सोचिए कि आपको बचा क्या था, गेन बचा था या लॉस बचा था। सर गेन बचा था, गेन बचा था तो वो हमारे पास रीवैल्यूएशन के अकाउंट में बचा था और क्रेडिट साइड पे बचा था। तो क्रेडिट साइड से उस गेन को निकालना है और तमाम पार्टनरों में बांटना है। तो क्रेडिट साइड से निकालने के लिए हमें रीवैल्यूएशन के अकाउंट को करना पड़ेगा 55,000 से डेबिट, क्योंकि क्रेडिट पे रखी हुई चीज़ को निकालने के लिए आपको डेबिट ही करना पड़ता है और डेबिट पे रखी हुई चीज़ को निकालने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। अब हम 55,000 को तीनों पार्टनरों के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बी का कैपिटल भी बढ़ जाएगा और सी का कैपिटल भी बढ़ जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो 11,000, 22,000 और 22,000। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अपने अंजाम पे पहुंच गई है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है एस्टिमेटेड गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 50,000। गुडविल जो है एक एसेट है, ना दिखाई देने वाला, तो एसेट होने के नाते गुडविल को हमने डेबिट किया। गुडविल 50,000 की है और गुडविल में जाहिर सी बात है इन तीनों पार्टनरों का हिस्सा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है उसमें हमारे तमाम पार्टनरों का शेयर होता है। तो इस गुडविल को तमाम पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो तीनों का कैपिटल बढ़ेगा, तो तीनों का कैपिटल मैं क्रेडिट साइड पे ला रहा हूँ, लेकिन मुझे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी क्योंकि गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो 50,000 में
जो ए के कैपिटल में गुडविल का हिस्सा जाएगा वो उनके रेशो से जाएगा, यानी 1/5 जो उनका रेशो है उससे जाएगा। और ऐसे ही बी का जो शेयर बनेगा वो 50,000 में मल्टीप्लाई बाय 2/5 से बनेगा। और जो हमारा सी पार्टनर है उसका भी 50,000 में मल्टीप्लाई बाय 2/5 से बनेगा। तो उस हिसाब से मिस्टर ए का गुडविल का शेयर 10 बनता है, इनका 20 बनता है, इनका भी 20 बनता है। तो यहाँ तो गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। थर्ड पॉइंट में कहा गया मिस्टर ए विल बी पेड बाय फर्म। मिस्टर ए को फर्म पे कर देगी इनके बाद, ये सब काम करने के बाद 40% इन कैश ऑन 1 अक्टूबर एंड द बैलेंस 60% इन 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। यानी सीधी सी बात ये है कि इस तमाम एडजस्टमेंट के बाद 40% जो भी पैसा बनेगा वो कैश में मिल जाएगा मिस्टर ए को जाते जाते, और बकाया 60% का उधार करेगी फर्म, वो बाद में देगी किस्तों में। तो हम एक काम ये कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि मिस्टर ए का कितना हिसाब बन गया है। अच्छा, इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल बना रहे हैं तीनों के ना। ये तीनों के बैलेंसेस पहले कितने थे देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये रहे 1 लाख 250 एंड 150, 1 लाख 250 एंड 150, ये इनके प्रीवियस बैलेंसेस थे। अब इनमें हमने क्या किया, इनमें हमने ऐड करवाया। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का गेन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो कि इनका बना था 11,000, इनका बना था 22,000, इनका बना था 22,000। उसके बाद एक और चीज़ इनको दी गई थी जो कि थी गुडविल। तो गुडविल इनकी बनी थी 10,000, इनकी बनी थी 20,000 और मिस्टर सी की बनी थी 20,000। अब आप देख लें ज़रा कि इनका टोटल फाइनल कितना बन जाता है। यानी कि अब इनका जो टोटल बैलेंस बन गया है, मिस्टर ए की बात की जाए तो ए का बन गया 1,21,000, मिस्टर बी का बन गया है 292,000, मिस्टर सी का बन गया है 192,000। लेकिन इसमें हमारा जो फोकस होगा वो मिस्टर ए के कैपिटल पर होगा, ठीक है। यानी कि कैपिटल ऑफ मिस्टर ए जो अब हो चुका है नाउ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो हो चुका है 121,000। और हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया है कि ए को 40% कैश दे देंगे, 60% किस्तों में देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसका निकाल लेते हैं 40% कैश पेड, जो इनको 40% कैश पे किया जा रहा है, यानी 121,000 का मल्टीप्लाई बाय 40%, 121,000 का मल्टीप्लाई बाय 40%, 48,400। और जो 60% बचेगा वो अनपेड रहेगा, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अनपेड है लेकिन उसकी क्या हो जाएंगी, इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। तो अब हम निकाल लेते हैं कि वो बकाया कितना बचता है, यानी कि 1,21,000 में से हम माइनस करा देते हैं 48,400, 72,600। तो 72,600 जो है उनको बाद में दिया जाएगा। तो आपका इसका टोटल भी 1,21,000 आना चाहिए, ठीक है। तो पता ये लग गया कि उनकी सेटलमेंट कैसे हो रही है। तो ठीक है जी, जैसे भी हो रही है उनका कैपिटल तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ एंट्री बना लेते हैं, कैपिटल ख़त्म हो रहा है तो मिस्टर ए का कैपिटल हो जाएगा डेबिट बाय 1,21,000। लेकिन उन्हें जो कैश दिया जा रहा है, कैश को हम क्रेडिट करेंगे 48,400 से, और जो उनको बाद में दिया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल जो बैलेंस हमने अभी निकाला 72,600, ये बाद में दिया जाएगा।
तो सर ये एंट्री बन गई इनकी रिटायरमेंट की, टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दूसरी रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। ओके जी, बनाते हैं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट भी है क्रेडिट भी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका आप लोग जानते हैं, जितनी मरतबा रिवैल्यूएशन का नाम डेबिट पर आया है एंट्रीज़ में, हम यहाँ टी अकाउंट में डेबिट पे लेंगे, और जितनी मरतबा इन एंट्रीज़ में क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन का नाम आया तो क्रेडिट साइड पे ले लेंगे। तो सबसे पहले 1A एंट्री में रिवैल्यूएशन का अकाउंट 1000 से डेबिट हुआ है, तो हमने 1000 से डेबिट कर दिया। डेबिट किसकी वजह से हुआ है? अलाउंस फॉर बैड डेट की वजह से, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट की वजह से। और एंट्री नंबर 1A। उसके बाद 1B में दोबारा से 4000 से डेबिट हुआ, तो टी अकाउंट में भी हम 4000 से डेबिट कर देंगे। अच्छा, किसकी वजह से डेबिट हुआ? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वजह से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वजह से। और ये है 1B एंट्री। 1C में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो हमने यहाँ पर भी कर दिया टी अकाउंट में क्रेडिट। और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? इक्विपमेंट की वजह से। और एंट्री नंबर है 1C। 1D के अंदर रिवैल्यूएशन दोबारा से क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, और ये किसकी वजह से हो रहा है? बिल्डिंग की वजह से, बिल्डिंग की वजह से क्रेडिट हो रहा है। और ये है 1D की एंट्री। उसके बाद एंट्री नंबर 1 में हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया और जो गेन था उसको क्रेडिट कर दिया, यानी कि तीनों पार्टनरों के कैपिटल में गेन को क्रेडिट कर दिया। लेकिन रीवैल्यूएशन का टी अकाउंट बना रहे हैं तो रीवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, मगर सर इस डेबिट के होने के पीछे 3 अलग अलग क्रेडिट हैं। तो जिस डेबिट के पीछे 3 अलग अलग क्रेडिट हो रहे हों एंट्री में, तो उस डेबिट को डेबिट साइड पर तो लिखा जाएगा, मगर तोड़ तोड़ के लिखा जाएगा, तोड़ तोड़ के इसी रकमों में लिखा जाएगा, यानी 11,000, 22,000 और 22,000। तो मैंने देखा जाए तो मैंने 55,000 से रिवैल्यूएशन को डेबिट ही किया है, लेकिन बस अमाउंट तोड़ दिया। तो ए के कैपिटल में ये अमाउंट गया है, बी के कैपिटल में ये अमाउंट गया है, और सी के कैपिटल में ये अमाउंट गया है। और ये है एंट्री नंबर 1। अब अगर आपने अपना ये टी अकाउंट दुरुस्त बनाया है तो दोनों साइड्स का टोटल आपका आएगा बराबर। यहाँ का टोटल आ रहा है 60,000 और यहाँ का टोटल भी आप देख सकते हैं 60,000 आ रहा है। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन का टी अकाउंट। ये हो गई सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट में पूछा गया है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वाला हिस्सा। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल में बिगिनिंग बैलेंसेस लिखे इनके, और जितना रिवैल्यूएशन का गेन मिला, भी गेन था तो गेन ऐड हो गया, और अगर लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का तो माइनस हो जाएगा। गुडविल मिली तो गुडविल ऐड हो गई, तो इनके अब जो करंट बैलेंसेस हो गए वो ये हो गए। उसके बाद लास्ट में हमसे कहा गया है कि बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर ए की रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख लेते हैं, पुरानी वाली बैलेंस शीट को, और उनकी जो रिवैल्यूड अमाउंट है उसको मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले कैश 1,90,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कैश 1,90,000 लिखा है। तो करंट एसेट में आएगा कैश, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैश हमारा बचा कितना है आफ्टर पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। हमने 48,400 पे कर दिया, तो कैश था कितना हमारे पास देख लेते हैं। 1,90,000 था और हमने 48,400 आपको याद है कि पे किया, तो पता ये लगा कि 1,90,000 में से माइनस करा दें 48,400, ये कैश जा चुका है। तो जो रिमेनिंग कैश बचा है वो लिख देते हैं, 1,90,000 माइनस 48,400, 141,600 का कैश बच गया है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल 50,000 का, अलाउंस ऑफ बैड डेट 2,000 का, मगर हमें याद है कि अलाउंस 3,000 का हो चुका है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल 50,000 का शो कराया, लेकिन यहाँ नीचे से माइनस कराएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट।
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और वो माइनस कराएंगे हम 3000 रुपये। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको आप माइनस करवा कर नेट अकाउंट रिसीवेबल निकाल लें कि अकाउंट रिसीवेबल की नेट वैल्यू कितनी है, 47,000। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ 32 की है, लेकिन हमें कहा गया था कि उसकी वैल्यू 28 हो गई है करंट एसेट में। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 28,000 रुपये की लिखी है हमने। उसके बाद इक्विपमेंट और बिल्डिंग है, नॉन करंट एसेट्स हैं ये वाले। इक्विपमेंट और बिल्डिंग, इक्विपमेंट की भी वैल्यू रीवैल्यू कराई गई थी 90 पे और बिल्डिंग को 2.5 लाख पे। तो रीवैल्यूड अमाउंट लेंगे हम, यहाँ लेंगे 90,000 और यहाँ लेंगे 2.5 लाख। ठीक है जी, ये एसेट्स आ गए। अब एक एसेट जो है वो हमारे एंट्री नंबर 2 में कहा गया था गुडविल ऑफ द फर्म, 50,000 की गुडविल है। गुडविल एक हमारा नॉन करंट एसेट है, तो हम गुडविल को नॉन करंट में लिख रहे हैं 50,000 रुपये से। अब हम तमाम एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं कि करंट का फाइनल टोटल क्या बना। कैश 141,600, अकाउंट रिसीवेबल नेट 47 और मर्चेंडाइज 28,000। 216,600 ये करंट एसेट्स का टोटल बन गया हमारा। जो नॉन करंट एसेट्स का टोटल बना है, नॉन करंट का टोटल निकाल लेते हैं। 3,90,000। तो हमारी एसेट साइड रेडी हो चुकी है बिल्कुल। एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रैंड टोटल 216,600 में हमें प्लस कराना होगा 3,90,000, ये आ गया 60,600। ऑनर्स इक्विटी में आते हैं। ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले अब ए पार्टनर तो चला गया, नहीं रहा, बी का कैपिटल है और सी का कैपिटल है। अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया था कि बी का कैपिटल 292 हो चुका है, 2,92,000 हो चुका है, और सी का कैपिटल हो चुका है 1,92,000। तो ये तो आ गए हमारे कैपिटल्स, यानी कि ऑनर्स आ गए हैं। इनका टोटल कर लेते हैं कि सर ऑनर इक्विटी का टोटल बना 4,84,484,000। और जहाँ तक बात है लाइबिलिटीज़ की, वो देख लेते हैं हमारी बैलेंस शीट में कितनी दी हुई थी। सर 2 दी हुई थी, अकाउंट पेबल 20 और लोन पेबल 30। इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। अकाउंट पेबल 20 और लोन पेबल 30। अकाउंट पेबल 20 और लोन पेबल 30, ये तो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी है। अब याद करेंगे आपने अपने पार्टनर को सारे पैसे नहीं दिए हैं, कुछ पैसे भी रोके हैं, तो पेबल टू एक्स पार्टनर, या इसको भी अकाउंट पेबल भी कह सकते हैं हम। अकाउंट पेबल मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ अकाउंट पेबल को। तो वो अकाउंट पेबल कितना है हमारा 72,600 है। ठीक है, 72,600। तो ये 72,600 को 20,000 के अंदर भी मिला के दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अलग से दिखा रहा हूँ ताकि पता लगे कि हाँ जी ये पार्टनर को देना रह गया। तो लाइबिलिटीज़ का टोटल आया 122,600। 122,600। अब ये ऑनर इक्विटी और ये लाइबिलिटी, इन दोनों का मैं सम कर रहा हूँ, ग्रैंड टोटल जो कि आ गया 60,66,00। 60,66,00। तो ये रही आपकी बैलेंस शीट जो कि इक्वल हो चुकी है। इसके अंदर हमने जनरल एंट्री बना ली रिवैल्यूएशंस की, और रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस बांटा, रिवैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल्स बनाए, और रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट बनाई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।
इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छी तरह समझें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।